एक प्रतिभा का पुनः जन्म, विधाता विध्वंसक, बिजनेस डील, तारांकन चीर चीर चीर। भोर धीरे धीरे आने के साथ पक्षियों के चहकने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। सूर्य को धीरे धीरे पूर्व में उगते हुए देखा जा सकता है, जहां एक ज्वालामुखी धुएं के हल्के निशान छोड़ रहा है। गांव के बारे में कहा जाता है कि यह गांव वास्तव में मौजूद नहीं है, लेकिन किसी कारण से 500 साल पहले समुद्र के नीचे एक निष्क्रिय ज्वालामुखी सक्रिय हो गया और लावा ने इस गांव का निर्माण किया। इसलिए इसे लावा रॉक विलेज कहा जाता है। सैम धीरे धीरे अपनी शर्ट के साथ सड़कों पर चल रहा है, लेकिन उसकी शर्ट पर 2 खुले छेद स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं और यह पूरी तरह से खून के धब्बों से भरा हुआ है। अभी कुछ ही ग्रामीण सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी जल्दी है। सैम धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। अरे सैम, तुम वापस आ गए। मैं तुम्हें देखने के लिए उस क्लिनिक में आने ही वाला था। पीछे से माइकल की आवाज़ सुनाई दे रही है। हाय अंकल माइकल। जब तक मैं उठा तब तक मैं पहले से ही अच्छा महसूस कर रहा था, इसलिए मैं खुद वापस आ गया। सैम ने जवाब दिया। ठीक है, तुम नहा धोकर मेरे घर आ जाओ, हम नाश्ता करके रॉबर्टसन चलेंगे, माइकल ने कहा। ठीक है चाचा। माइकल के जाने के बाद सैम अपने घर चला गया। जिस कमरे में उसने प्रवेश किया उसमें कई कपड़े लटके हुए थे और बड़े करीने से प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किए गए थे। कई अन्य उत्पाद हैं जैसे दस्ताने, मोजे, स्कार्फ आदि। ऐसा लगता है कि यह मूल शरीर सिलाई, बुनाई और कढ़ाई में काफ़ी कुशल है। यहाँ तक कि आधुनिक दुनिया में भी उनके कपड़ों को काफ़ी सभ्य माना जा सकता है। इस मध्यकालीन दुनिया में अकेले रहने दें, सैम ने सोचा जैसे ही वह अपने बेडरूम की ओर बढ़ा। अपने शयन कक्ष में प्रवेश करने के बाद वह एक दर्पण की ओर चला गया और अपने आप को देखा। बुरा नहीं है, सैम ने अपने प्रतिबिंब को देखते हुए सोचा। वह जेट काले बाल और वही काली आंखों वाला व्यक्ति है। उन्हें काफ़ी हैंडसम माना जा सकता है। उसकी बाहें पहनी हैं और नोज ब्रिज, शार्प जॉलाइन। बहुत कम महिलाएं होंगी जो उसे पसंद नहीं करेंगी। जब वह मुस्कुराता था तो उसमें शैतानी आकर्षण होता था। सैम अपने बाथरूम में नहाने चला गया। वास्तव में कोई स्नान नहीं है। मुझे हैरानी क्यों नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एक बड़े बर्तन में जमा पानी से नहाया और कपड़े पहनने के लिए निकल गए। कुछ समय बाद सैम माइकल के घर गया। फिर दोनों एक सराय में चले गए। वहां एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया। हे सैम, माइकल तुम यहाँ हो। आओ आओ बैठो। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। रॉबर्ट गंजे सिर वाला एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी है। हाय अंकल रॉबर्ट, सैम ने जवाब दिया। अरे फैटी, जल्दी करो और नाश्ता परोसो, माइकल ने मुस्कुराते हुए रॉबर्ट्स को जवाब दिया। आ रहा हूँ। सैम, मैंने सुना है कि आप एक धधकते पृथ्वी बेल द्वारा बर्बाद कर दिए गए थे। यह एक स्तर 2 प्रारंभिक चरण का जादुई जानवर है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको खुद को संभालना चाहिए। भाग्य आपको हमेशा नहीं बचा सकता है बच्चे, रॉबर्ट ने कहा कि जैसे ही वह उस मेज पर गया जहां माइकल और सैम बैठे थे। ये दुनिया जादुई जानवरों से युक्त है। भले ही मनुष्यों ने भूमि पर शासन किया हो, लेकिन दुनिया के लगभग 3/4 हिस्से पर अंतहीन जंगल का कब्जा है और जंगलों पर जादुई जानवरों का शासन है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद अंकल, सैम ने जवाब दिया। रॉबर्ट नाश्ता लेकर आया और उनमें से 3 ने नाश्ता करते हुए लापरवाही से बातें की। सैम की पुरानी यादों के मुताबिक रॉबर्ट और माइकल दोनों दोस्त हैं, लेकिन किसी वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाए। पिछले सैम के इन दोनों से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। कुछ समय बाद सराय ग्राहकों से भर जाती है। सैम और माइकल दोनों अपना नाश्ता खत्म करने के बाद घर चले गए। सड़कों पर चलते हुए हर कोई सैम को देख रहा है और आश्चर्य भाव से एक दूसरे से फुसफुसा रहा है। लगता है इस ओलिवर ने ये खबर फैलाने में कुछ प्रयास किया कि मैं मर गया हूँ, सैम ने सोचा जैसे अपने घर चला गया। सैम और माइकल दोनों ने विदा ली और सैम अंदर गया और अपने घर का निरीक्षण किया। इसमें 4 कमरे हैं, जिनमें से एक सामने उसकी दुकान है, एक बेडरूम, एक किचन और पीछे एक कमरा उसकी वर्कशॉप है। वह धीरे धीरे काउंटर पर गया और चमड़े की थैली ले गया जो उसने पहले छोड़ी थी। इस छोटे से गांव में बहुत कम ऐसे लोग थे जो स्पिरिट स्टोन्स पर हाथ रख पाते थे। न केवल उनका उपयोग खेती के लिए किया जाता है बल्कि मुद्रा के रूप में भी किया जाता है। मूल रूप से कुछ उच्चस्तरीय अधिकारियों और कुछ अमीर लोगों को छोड़कर इन पत्थरों पर किसी का हाथ नहीं लग सकता है। ग्राम प्रधान उन युवाओं के लिए स्पिरिट स्टोन जारी करता है जो 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक खेती कर सकते हैं, और उन्हें हर 3 महीने में केवल एक स्टोन मिल सकता है। सैम खेती नहीं कर सकता, इसलिए उसकी इन पत्थरों तक पहुंच नहीं है। पास के शहर के एक कुलीन परिवार की एक जवान लड़की अपने अभिभावकों के साथ कुछ जानवरों का शिकार करने के लिए इस गांव में आई। चूंकि गांव के पास एक सक्रिय ज्वालामुखी है, आसपास के जंगल में आग के प्रकार के अधिक जानवर हैं, तो वह उन जानवरों का शिकार करके कुछ बीस्ट कोर के लिए आई थी। बीस्ट कोर में उच्च अग्नि प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, इसलिए यह अग्नि जादूगरों के लिए फायदेमंद है।
जब वह गांव में आई तो वह गलती से एक व्यक्ति से टकरा गई जिसने सैम द्वारा बनाया गया दुपट्टा पहना हुआ था और उसे उसकी दुकान का रास्ता मिल गया। उसके कौशल को देखने के बाद वह इतनी प्रभावित हुई कि उसने ढेर सारी ड्रेसेस का ऑर्डर दिया जो वर्तमान में उसकी दुकान में प्रदर्शित थीं। पिछले कुछ महीनों से सैम लगातार अपने आदेश पर काम कर रहा था कि जब तक उसने अपना ऑर्डर पूरा कर लिया तब तक उसने अपनी सूची में सभी रेशम को खाली कर दिया। कुल ऑर्डर 10 आध्यात्मिक रत्नों के योग के बराबर है जिसके लिए उसे 5 आध्यात्मिक रत्न अग्रिम रूप से मिले थे। आज के दिन वह लड़की ड्रेस लेने आएगी। भगवान का शुक्र है, अगर वह लड़की नहीं होती तो मैं दोबारा पैदा होते ही मर जाता। सैम ने आह भरी। तारांकन बम। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और 3 युवक कमरे में दाखिल हुए। सभी कपड़े लो और आध्यात्मिक पत्थर की खोज करो। कमरे में सैम को देखकर सामने वाला युवक अचानक रुक गया। आप अभी तक कैसे जीवित हैं? ओलिवर ने कहा। प्रमुख युवक ठीक वही है जिसने मूल सैम की मृत्यु का कारण बना। ओलिवर से मिलकर अच्छा लगा। भले ही आप ग्राम प्रधान के बेटे हैं लेकिन आप मेरी दुकान में घुसकर मेरे उत्पाद नहीं ले जा सकते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सैम ने मुस्कराते हुए कहा कि यह मुस्कराहट नहीं है। उनकी आंखों में तेज चमक है। वह अपने पिछले जीवन में हमेशा एक तामसिक व्यक्ति था। भले ही उसका शरीर के पिछले मालिक से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कम से कम उसे ऐसा लगा कि उसे पिछले सैम का बदला लेना चाहिए। तुम जीवित कैसे हो सकते हो? मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हें सांड ने छेद दिया है। पिछले झटकों से उबरने के बाद ओलिवर ने सवाल किया। ठीक है, मैं भाग्यशाली हूं, मुझे लगता है। चिंता मत करो, अब जब मैं जीवित हूं तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें जो कुछ भी देना चाहता हूं उसे वापस कर दूंगा। सैम ने उसी शैतानी मुस्कान के साथ कहा। हम्फ, क्या हुआ यदि आप जीवित हैं? आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। यदि आप बेहतर जानते हैं तो आप निश्चित रूप से मुझे वह आध्यात्मिक पत्थर देंगे, अन्यथा आप हर बार इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। ओलिवर ने मुड़कर कहा और चला गया। भले ही वह ग्राम प्रधान का इकलौता बेटा हो, वह हद से आगे नहीं बढ़ सकता है, अन्यथा उसके पिता के प्रतिस्पर्धी इसे राजनीति में एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जाहिरा तौर पर शहर से सैम और लड़की के बीच व्यापारिक सौदे के बारे में जानने के बाद ओलिवर लालची हो गया। उनके अनुसार सैम सिर्फ एक कचरा है जो खेती भी नहीं कर सकता। तो वह इन आत्मिक रत्नों के योग्य कैसे था? हम देख लेंगे। सैम बुदबुदाया जैसे उसने पीछे हटते हुए देखा। उसके बाद सैम कमरे का सारा सामान व्यवस्थित करने लगा। कुछ समय बीत गया और कुछ लोग उसके घर में घुस गए। एक लाल बालों वाली लड़की जो लगभग 16 से 17 साल की लगती है। उसके बाद 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष हैं जो अपने 30 के दशक में चमड़े के कवच पहने हुए लग रहे थे। बिना किसी शक के वे उसके पहरेदार हैं। लाल बालों वाली लड़की ने लाल रंग की लड़ाई की पोशाक पहनी थी और उसने लाल रंग का कवच पहना था जिस पर एक लौ का प्रतीक था। उसने एक महान आभा बिखेरी क्योंकि उसकी हर हरकत अनुग्रह के साथ की जाती है। यहाँ तक कि सैम, जिसने शायद आधुनिक सुंदरियों को देखा, उसे लगा कि वह बहुत सुंदर है। सैम, क्या मेरे कपड़े तैयार हैं? लाल बालों वाली लड़की ने सैम से पूछा। हाँ मिस फ्रेया, आप खुद देख सकते हैं। सैम ने अपनी शुरुआती चकाचौंध से बाहर आने के बाद जवाब दिया। फ्रेया ने सभी पोशाकों की जांच शुरू की और संतोष के साथ कई बार सिर हिलाया। हर कपड़े और कपड़ों की जांच करने के बाद वह सैम की ओर मुड़ी और बोली, शाबाश सैम, आप वास्तव में जो करते हैं उसमें अच्छे हैं। भले ही आप खेती नहीं कर सकते हैं, फिर भी अगर आप शहर में आते हैं तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आप स्टारवुड सिटी में आना चाहते हैं? मैं आपको वहां दुकान लगाने में मदद करेगा। आप यहां से ज़्यादा कमा सकते हैं। शहर के व्यापारी भले ही यहाँ सामान लेने आते हैं, लेकिन उनसे व्यापार करने में आपको कितना घाटा होगा। फ्रेया ने जो कहा उसे सुनकर सैम ने विचार करना शुरू कर दिया। मैं वास्तव में इस शहर को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन उस लिंग तियान वाले ने कहा कि अभी भी एक परीक्षा है और मैंने उन तथाकथित तकनीकों को देखा भी नहीं है जो उसने मेरी स्मृति में संग्रहित की थी। उस आदमी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद मैं चला जाऊंगा। धन्यवाद मिस फ्रेया, मैं वास्तव में शहर जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ कुछ करना है। सैम ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं कल गांव छोड़ दूंगा। जब तुम वहां पहुंचो तो ये टोकन लो और स्टारवुड सिटी में क्रिम्सन फ्लेम परिवार से मिलो। फ्रेया ने लकड़ी से बने एक टोकन की पेशकश की जिसकी सतह पर एक चमड़े की थैली के साथ एक ही लाल लौ खुदी हुई है जिसमें बाकी स्पिरिट स्टोन हैं। धन्यवाद मिस फ्रेया। सैम ने टोकन और पाउच प्राप्त किया और विनम्रता से कहा, तो अलविदा। फ्रेया के अंगरक्षक कपड़े पैक करके उसके साथ चले गए। आखिरकार अकेले। सैम ने कहा कि जैसे ही वह अपने बेडरूम में गया और अपने पैरों को पार करते हुए बिस्तर पर बैठ गया। फिर सैम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आइए देखें कि आपने लिंग तियान को ये कौन सी साधना कलाएं दी हैं। बेहतर होगा कि वे अच्छी हों। सैम ने उन तकनीकों को देखने के लिए अपनी याददाश्त के माध्यम से बुदबुदाया। आध्यात्मिक कोर, संविधान और खेती तकनीक।
सैम ने धीरे धीरे अपनी यादों को देखना शुरू किया कि वे साधना तकनीकें क्या हैं। जैसे ही उन्होंने स्मृति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, उनकी चेतना अचानक एक अनजान दुनिया में चली गई जहां उनकी आंखों के सामने एक किताब तैर रही थी। जब उसने धीरे से पुस्तक को छुआ तो वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और उसके भौहों के बीच की जगह में प्रवेश कर गई। तब उन्होंने कुछ पूर्व अज्ञात ज्ञान प्राप्त किया। जानकारी मुख्य रूप से उनके आध्यात्मिक कोर और शरीर के संविधान के बारे में है। इस जानकारी से उन्हें पता चला कि उनका आध्यात्मिक कोर बेकार नहीं है जैसा कि निरीक्षकों ने कहा था। ये कुछ अनूठा है। मूल रूप से साधना चरण के बाद दीक्षा चरण होता है जिसमें आगे 3 उपचरण होते हैं। इन उपस्तरों को क्रमशः प्रारंभिक, मध्य, उत्तर अवस्था के रूप में जाना जाता है। इन 3 उपचरणों में से प्रत्येक को आगे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है जो संख्याओं द्वारा दर्शाए गए हैं। इसलिए दीक्षा चरण में कुल 9 स्तर होते हैं। दीक्षा चरण योद्धा और दाना दोनों के लिए सामान्य है। दीक्षा चरण के पहले 3 स्तरों में काश्तकारों को किसी भी साधना तकनीक का पालन नहीं करना पड़ता है। उन्हें बस इतना करना है कि जितना हो सके उतनी आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी करनी है। लेकिन तीसरे चरण की दीक्षा पूरी होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को एक्यूपंक्चर खोलने के लिए एक प्रकार की साधना तकनीक का अभ्यास करना होता है जब तक कि वे 9वें स्तर तक नहीं पहुंच जाते और अगले चरण तक नहीं पहुंच जाते, जिसे नौसिखिए चरण कहा जाता है। जो युवा 16 वर्ष की आयु से पहले 9वें स्तर तक खेती कर सकते हैं, उन्हें आगे की खेती के लिए शहर की एक अकादमी में भेजा जाएगा। सैम ने शुरू में तीसरे चरण तक आसानी से खेती की, लेकिन उसका शुद्ध पारदर्शी कोर किसी भी प्रकार की खेती तकनीक के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। पहले तो सभी ने सोचा कि यह सिर्फ एक दोष है, अब तक सैम ने भी ऐसा ही सोचा था। लेकिन अब सैम समझ गया कि पिछली सोच गलत है। कोर पूरी तरह से अद्वितीय है। अजीबोगरीब किताब से मिली नई जानकारी के अनुसार हर कोर में अलग अलग गुण और क्षमताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, हर फायर कोर में समान क्षमताएं नहीं होंगी। कुछ फायर कोर अत्यधिक केंद्रित लेकिन चिकनी लपटें प्रदान करेंगे, लेकिन कुछ अन्य उग्र और विस्फोटक लपटें पैदा कर सकते हैं। इसे बस कोर की प्रकृति कहा जा सकता है। इसी प्रकार सैम के कोर में भी एक प्रकार का अनोखा स्वभाव होता है। क्षमताएं निरीक्षण, अवशोषण, हेरफेर और कन्वर्ट हैं। ये कोर की अनूठी क्षमताएं हैं। और इस कोर के 2 गुण हैं, एक इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करने की बड़ी क्षमता है और दूसरा यह है कि यह किसी भी तात्विक गुणों को समायोजित कर सकता है। यानी अगर अन्य कोर को पहले से खींची गई पेंटिंग माना जा सकता है तो ये पारदर्शी कोर एक कोरा कैनवास है। वह कौन सी पेंटिंग बनाना चाहता है, ये सब सैम की पसंद पर निर्भर करता है। और उसके शरीर के संविधान में आना और भी सरल है। उसके पास कोई नहीं है, कोई विशेष गुण नहीं। उसका शरीर लगभग एक सामान्य आधुनिक पार्थिव प्राणी के समान है, इस दुनिया में पैदा हुए लोगों के किसी भी गुण के बिना। इस दुनिया में जन्म लेने वाले व्यक्ति के शरीर में स्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा का निशान होता है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा की व्यवस्था को ज्यादातर संविधान के रूप में जाना जाता है, जो योद्धाओं के लिए बेहद उपयुक्त है। लेकिन सैम के शरीर में कोई नहीं है, तो उसका शरीर और कोर दोनों पूरी तरह से एक खाली कैनवास की तरह हैं। और सैम के निर्णय पर कैसे पेंट करना है, लेकिन पेंट कैसे करें, यह मुख्य सवाल है। जब सैम ने इस बिंदु तक सोचा तो उसके होश उड़ गए और उसने खुद को फिर से उस स्थान पर तैरता हुआ पाया। इस आध्यात्मिक ऊर्जा की व्यवस्था को ज्यादातर संविधान के रूप में जाना जाता है, जो योद्धाओं के लिए बेहद उपयुक्त है। लेकिन सैम के शरीर में कोई नहीं है, तो उसका शरीर और कोर दोनों पूरी तरह से एक खाली कैनवास की तरह हैं। और सैम के निर्णय पर कैसे पेंट करना है, लेकिन पेंट कैसे करें, यह मुख्य सवाल है। जब सैम ने इस बिंदु तक सोचा तो उसके होश उड़ गए और उसने खुद को फिर से उस स्थान पर तैरता हुआ पाया। इस आध्यात्मिक ऊर्जा की व्यवस्था को ज्यादातर संविधान के रूप में जाना जाता है, जो योद्धाओं के लिए बेहद उपयुक्त है। लेकिन सैम के शरीर में कोई नहीं है, तो उसका शरीर और कोर दोनों पूरी तरह से एक खाली कैनवास की तरह हैं। और सैम के निर्णय पर कैसे पेंट करना है, लेकिन पेंट कैसे करें, यह मुख्य सवाल है। जब सैम ने इस बिंदु तक सोचा तो उसके होश उड़ गए और उसने खुद को फिर से उस स्थान पर तैरता हुआ पाया। उसके सामने 4 किताबें हवा में तैर रही थीं। किताबों के कवर पर अलग अलग नाम लिखे होते हैं। पहली किताब पर बीस्टुअरी नाम का एक शीर्षक है। दूसरी किताब है ब्लडलाइन रिफाइनमेंट एंड एवोल्यूशन टेक्निक। तीसरी है असंख्य बीस्ट ब्लडलाइन कल्टीवेशन। और आखिरी है डिवाइन सोल स्पिरिचुअल सेंस टेक्निक। सैम धीरे धीरे बीस्टुअरी की ओर बढ़ा और छुआ। ये पहली किताब की तरह ही प्रकाश की किरण के रूप में गायब हो गया। इसी प्रकार अन्य पुस्तकों के साथ भी यही हुआ। उसके बाद सैम ने वास्तविक दुनिया में अपनी आंखें खोली और वह अपने बारे में सोचते हुए बिस्तर पर लेट गया। तो यह मेरी स्थिति है। शेष स्पिरिट स्टोन्स के साथ मेरे पास दीक्षा के चरम तक साधना करने की क्षमता है, लेकिन मुझे इसे पूरी तरह से गुप्त रखना है। इन खेती तकनीकों की तुलना अधिकारियों द्वारा दी गई तकनीकों से करने पर अधिकारियों की तकनीकें पूरी तरह से बेकार हैं। 4 पुस्तकों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से सैम को कुछ समझ में आया।
बीस्टोरी कुछ और नहीं बल्कि विभिन्न जानवरों के बारे में ज्ञान की एक किताब है। लेकिन इसमें निहित जानकारी बहुत बड़ी है। इसमें जानवरों की उत्पत्ति, उनकी आदतें, पसंद, नापसंद, व्यवहार, क्षमताएं और कई अन्य विवरण शामिल हैं। यदि वे इस जानकारी का ठीक से उपयोग कर सकते हैं तो कोई भी जानवर को वश में कर सकता है। दूसरी पुस्तक रक्तरेखा शोधन और विकास, मृगों की रक्तरेखा को शुद्ध और उन्नत करने के लिए प्रयोग की जाती है। निचले क्षेत्रों में प्रत्येक जानवर अपने श्रेष्ठ प्राणी के एक जानवर का वंशज है, इसलिए उस श्रेष्ठ प्राणी में खून के निशान हो सकते हैं। इन रक्त रेखाओं वाले जानवर को सुधारा जा सकता है और श्रेष्ठ प्राणियों में विकसित किया जा सकता है। दिव्य आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान तकनीक सैम के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह उसके आध्यात्मिक केंद्र की अवलोकन क्षमता को बढ़ाता है। मूल रूप से अपने आध्यात्मिक मूल के साथ सैम अपने परिवेश में आध्यात्मिक ऊर्जा का अवलोकन कर सकता है। इस तकनीक की मदद से वह हर चीज में और अंतर कर सकता है और रेंज भी ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए सैम हवा में विभिन्न गैसों को भी अलग कर सकता है, क्योंकि हर चीज आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी होती है। और अगर उसके पास पर्याप्त नियंत्रण है तो वह सीधे हवा से ऑक्सीजन को अलग कर सकता है। लेकिन पहले उसे अपने कोर में विंग प्रॉपर्टी हासिल करनी होगी। इस तकनीक की प्रगति के साथ प्रभावी सीमा में वृद्धि होगी। उदाहरण सैम हवा में विभिन्न गैसों को भी अलग कर सकता है, क्योंकि हर चीज आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी हो। और अगर उसके पास पर्याप्त नियंत्रण है तो वह सीधे हवा से ऑक्सीजन को अलग कर सकता है। लेकिन पहले उसे अपने कोर में विंग प्रॉपर्टी हासिल करनी होगी। इस तकनीक की प्रगति के साथ प्रभावी सीमा में वृद्धि होगी। उदाहरण सैम हवा में विभिन्न गैसों को भी अलग कर सकता है, क्योंकि हर चीज आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी होती है। और अगर उसके पास पर्याप्त नियंत्रण है तो वह सीधे हवा से ऑक्सीजन को अलग कर सकता है। लेकिन पहले उसे अपने कोर में विंग प्रॉपर्टी हासिल करनी होगी। इस तकनीक की प्रगति के साथ प्रभावी सीमा में वृद्धि होगी। अंतिम लेकिन कम नहीं, असंख्य बीस्ट ब्लडलाइन कल्टीवेशन तकनीक। ये तकनीक सीधी साधना तकनीक है जो केवल उसके कोर के लिए उपयुक्त है। ये वह तकनीक है जो उसके मूल में विभिन्न तात्विक गुणों को समायोजित करने में मदद करती है। असंख्य बीस्ट ब्लडलाइन कल्टीवेशन तकनीक में बीस्ट्स के ब्लडलाइन का उपयोग किया जाता है। दीक्षा के शिखर तक साधना करने के बाद साधक को एक जानवर का चयन करना होता है और उसके साथ एक ब्लडलाइन अनुबंध करना होता है। और मनुष्य और पशु दोनों एक साथ जुड़े रहेंगे और एक साथ खेती करेंगे, और दोनों एक दूसरे की आध्यात्मिक ऊर्जा को साझा करके एक साथ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब मुझे समझ में आया कि लिंग तियान ने किस अनुबंध का उल्लेख किया था। लेकिन मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं दीक्षा के शिखर पर नहीं पहुंच जाता। इसलिए मुझे पहले दीक्षा साधना की जांच करनी होगी। सैम ने सोचा और फिर से पालती मारकर बैठ गया और अपनी यादों में खो गया। लेकिन उसने वहां जो देखा उससे वह थोड़ा हैरान हुआ। असंख्य बीस्ट ब्लडलाइन कल्टीवेशन तकनीक वॉरियर मेज तकनीक है। मूल रूप से पिछले मालिक की यादों से सैम को खेती की तकनीक के बारे में पता है। अधिकांश साधना तकनीकों में साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा के ध्यान और संचलन के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इस असंख्य पशु रक्त रेखा साधना तकनीक ने उसकी समझ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस तकनीक में उसे न केवल ध्यान करना पड़ता है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए कसरत भी करनी पड़ती है। सैम ने जो समझा उस तकनीक से उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए प्रतिबिंबों को खोलते हुए व्यायाम करना है। यह मुश्किल होगा, लेकिन इसका फायदा एक योद्धा बनने के लिए संविधान की कमी और ब्लडलाइन अनुबंध के प्रभाव को सहन करने के लिए शरीर को काफी मजबूत बनाना है। सैम ने थैली से स्पिरिट स्टोन लिया और अपने आध्यात्मिक केंद्र को भरना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद स्पिरिट स्टोन की चमक काफी कम हो गई और सैम ने अपनी आंखें खोलीं। जब उन्होंने देखा कि स्पिरिट स्टोन तीसरे स्तर से 5वें स्तर तक खेती करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अब स्पिरिट स्टोन लगभग समाप्त हो गया है, सैम केवल व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा सकता था। अब सैम को आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए शारीरिक व्यायाम करना पड़ता है। सामान्यतः कल्टीवेटर एक एक करके शरीर के विभिन्न अंगों में एक एक करके प्रतिबिंब बिंदु खोलता है। उदाहरण के लिए तीसरी से चौथी अवस्था में हाथों में प्रतिबिंब बिंदु, पैरों में 5वीं से 6ठी अवस्था में प्रतिबिंब बिंदु, धड़ के लिए 7वीं अवस्था, छाती के लिए 8वीं अवस्था और अंत में एक्यू पॉइंट सिर। लेकिन मिरियड बीस्ट ब्लडलाइन कल्टीवेशन तकनीक पूरी तरह से अलग है। सभी बिंदुओं को एक ही समय में खोला जाएगा। यही मुख्य कारण है कि सैम हैरान रह गया था, लेकिन उन्होंने इसे दूसरी बार के लिए छोड़ दिया। अब सैम को उस व्यायाम के बारे में सोचना है जो उसे करना है। शायद मैं उस प्रशिक्षण दिनचर्या की कोशिश कर सकता हूं, सैम ने सोचा, क्योंकि वह थोड़ा उदासीन महसूस कर रहा था। किसी को अपने पिछले जन्म में जानना होगा कि सैम एक सुपर सोल्जर है। उनका प्रशिक्षण दुनिया में सबसे क्रूर है, क्योंकि उन्हें अपने अन्य व्यवसायों के कारण बहुत कम समय में परिणाम प्राप्त करने होते हैं। यह एक कारण है कि सैम सेना में लोकप्रिय था, क्योंकि उसके अलावा कोई भी एक दिन के लिए प्रशिक्षण से बचने में सक्षम नहीं था।
तो ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ते हैं, सैम ने सोचा और बाहर चला गया और गलियों में दौड़ने लगा। गली का हर आदमी उसे ऐसे देख रहा है जैसे किसी पागल को देख रहा हो, लेकिन उसने परवाह नहीं की और बस अपने रन के साथ चला गया। करीब 1 घंटे तक दौड़ने के बाद सैम अपने घर में चला गया और सीधे अपने पिछवाड़े में घुस गया। वहां उन्होंने अपना अभ्यास दोपहर तक शुरू किया। इसके बाद सैम अपने कमरे में दाखिल हुआ और कोयले के चूल्हे पर खाना बनाने लगा। मुझे कुछ बॉडी वेट खोजने चाहिए, सामान्य कसरत कुशल नहीं है, सैम ने सोचा। बाद में उस शाम सैम माइकल के घर गया। तारांकन नॉक नॉक। सैम ने दरवाजा खटखटाया। कुछ पलों के बाद माइकल ने दरवाजा खोला और सैम का अभिवादन किया। अरे सैम, अंदर आओ। हाय अंकल, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए, दरवाजे में घुसते ही सैम ने कहा। आपको क्या चाहिए? अगर यह कुछ है तो मैं कर सकता हूं, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। माइकल ने सैम को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। मेरे पास यहाँ कुछ चित्र हैं और मुझे आपके लिए उपलब्ध सबसे भारी धातु से बनी इन चीज़ों की आवश्यकता है। कुर्सी पर बैठने के बाद सैम ने कुछ कागज़ दिए। माइकल ने कागजात लिए और रेखा चित्रों को देखना शुरू किया। ये 2 दिनों में किया जा सकता है बच्चे, लेकिन आपको इनकी आवश्यकता क्यों है? मेरे पास उनके कुछ काम हैं अंकल। इसकी कीमत कितनी है? सैम ने पूछा। बच्चे, पैसे मत बढ़ाओ, ये ज़्यादा नहीं है। मेरे पास उन्हें कवर करने के लिए बहुत सारे स्क्रैप हैं क्योंकि वे उतने जटिल नहीं हैं। ये कैसे ठीक हो सकता है अंकल? ये तय हो गया सैम, पैसे के बारे में बात मत करो, माइकल ने जोर दिया। कुछ अनौपचारिक बातचीत के बाद सैम अपने घर चला गया, लेकिन किसी ने उसे रोक लिया। सफलता। जैसे ही सैम अपने घर के गेट में प्रवेश कर रहा था, किसी ने उसे रोक लिया। जब सैम ने देखा कि यह कौन है तो उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया। वे ग्राम प्रधान के बेटे ओलिवर के 2 अनुचर हैं। जैसे ही वह पूछने वाला था कि वे क्या चाहते हैं, उसे बाईं ओर के लड़के ने मुक्का मारा और उनमें से 2 ने उसे पीटना शुरू कर दिया। सैम अपने दांत पीसते हुए फर्श पर गिर गया और दर्द की कराह भी नहीं आने दी, जबकि अभी भी उन्हें सीधे आंखों में एक ठंड के साथ देख रहा था। उसे पीटने के बाद काला नीला कर दोनों रुक गए। उनमें से एक बोला, ये प्रारंभिक चेतावनी है, हम कानूनों के कारण घर में आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप प्रेत रत्नों को सौंप नहीं देते तब तक हम आपको हर बार पीटेंगे। आप बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दोनों की आंखों में तिरस्कार का भाव लेकर वे दोनों चले गए। सैम ने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप अपने घर के अंदर चला गया और धीरे धीरे अपने बेडरूम में चला गया। दरवाजा बंद करने के बाद धीरे धीरे अभिव्यक्ति बदल गई और उसके चेहरे पर दर्द एक तीव्र ठंड से बदल गया। धिक्कार है, मुझे इस अधिनियम को कितने दिनों तक रखना है? हाँ, सैम अभिनय कर रहा है। अभी वह डेड सैम के रूप में अभिनय करने की बहुत कोशिश कर रहा है ताकि दूसरे कुछ भी पहचान न सकें। वह वापस पृथ्वी पर किस प्रकार का व्यक्ति था? क्या वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने पड़ोसियों के साथ मुस्कान के साथ एक छोटी सी बात करेगा? क्या वह एक शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित करने के लिए परेशानी से बचने के लिए लो प्रोफाइल रखने वाला व्यक्ति था? क्या वह एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ अपने दांत पीसेगा और अपने दरवाजे पर पिटने के अपमान को निगल जाएगा? कदापि नहीं। अभी सैम ग्राम प्रधान की हवेली को देख रहा है। उसकी टकटकी घृणा और ठंडे कच्चे अहंकार से भरी हुई है। ओलिवर, पहले तो मैं तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाना चाहता था, फिर जब तुमने चेतावनी दी तो मैं तुम्हें सीधे मार देना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें जीने के लिए पछताऊंगा। तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पिता ग्राम प्रधान है जो तुम कर सकते हो उसकी मदद से कुछ भी। समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे पिता की स्थिति कितनी बेकार है। बस तुम प्रतीक्षा करो, सैम ने खुद से कहा। सैम धीरे धीरे अपने बिस्तर पर गया और धीरे धीरे सो गया। 2 दिनों के बाद माइकल उन उत्पादों को वितरित करता है जिन्हें सैम बनाना चाहता था। सैम ने उसे धन्यवाद दिया और पैकेज खोला। उसके बाद सैम ने कुछ कपड़े लिए, पिछले 2 दिनों से सिल रहा था। वे विभिन्न आकारों और आकृतियों की जेबें हैं जो माइकल से मिले वर्तमान उत्पादों से मेल खाती हैं। जब सैम ने उत्पादों को कपड़ों में व्यवस्थित किया और उन्हें पहना तो वह पूरी तरह से सुसज्जित अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी की तरह लग रहा था, सिवाय इसके कि उसके पास कोई हेलमेट नहीं था। ये वो बॉडी वेट हैं जो उन्होंने माइकल को ट्रेनिंग के लिए तैयार करने के लिए कहा था। सब कुछ पूरी तरह से पहनने के बाद सैम मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। इसके बाद से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। सैम ने अगले महीने के लिए अपनी दुकान पूरी तरह से बंद कर दी। उनकी दिनचर्या बेहद साधारण हो गई थी। स्पिरिट स्टोन से वे अवशोषित ऊर्जा व्यायाम करें और उसकी सारी ऊर्जा को समाप्त कर दे, खाएं अवशोषित करें, व्यायाम करें, खाएं, सोएं। बस 20 दिनों तक वह यही प्रक्रिया दोहराता रहा। इस पूरे समय वह जो कुछ भी कर रहा है, उसने सोते समय भी अपने शरीर से वजन नहीं हटाया, वह बस ऐसे ही सोता रहा। अंत में 21वें दिन सैम अपनी उंगलियों पर पुशअप्स कर रहा है, जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, जबकि वह बहुत पसीना बहा रहा था।
कुछ समय बाद आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और फर्श पर पालथी मारकर बैठ जाती है और थैली में अंतिम स्पिरिट स्टोन तक पहुंच जाती है। बेहतर होगा कि यह पर्याप्त हो, अन्यथा अगर मुझे आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना है तो मुझे ये भी नहीं पता कि सभी प्रतिबिंबों को खोलने में कितने महीने लग जाते हैं। सैम ने सोचा जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति के लिए दीक्षा चरण के 7वें स्तर तक पहुंचना आसान होगा यदि उसके पास पर्याप्त उच्च प्रतिभा है, तो सैम ने उतनी ही मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग किया है। लेकिन सैम अभी भी दीक्षा चरण के 3रे स्तर पर है, क्योंकि उसके लिए दीक्षा अवस्था में कोई स्तर नहीं है। उसे एक ही समय पर सभी प्रतिबिंब बिंदुओं को सीधे खोलना होता है। इसे प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा को एक ही समय में सभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर वितरित करना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि सैम ट्रेनिंग के कारण होने वाली थकान के अलावा मानसिक रूप से भी थक चुके हैं। कुछ देर बाद सैम ने आंखें खोली और उठ खड़ा हुआ। उन्होंने तुरंत व्यायाम करना शुरू कर दिया। जब तक आसमान में अंधेरा नहीं हो जाता तब तक वह तरह तरह के व्यायाम करता रहता था। अचानक सैम ने व्यायाम करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बिना किसी हलचल के खड़ा हो गया। उनके शरीर के अंदर ऊर्जा का एक अचानक विस्फोट हुआ, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा को सभी शिरोबिंदुओं से उनके शरीर में तीव्रता से खींचा हुआ देखा जा सकता है। फफ से उसके प्रतिबिंब बिंदुओं की सभी रुकावटें उसी समय दूर हो गईं जब एक अत्यधिक दर्द ने उस पर अंदर से हमला किया, जैसे कि उसके शरीर के सभी मांसपेशी फाइबर को थोड़ा थोड़ा करके फाड़ा जा रहा हो। सैम ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपने दांत पीस लिए। फिर अचानक सैम ने अपनी आंखें खोलीं और एक हाथ से अपने शरीर पर से सारे वजन को आसानी से उतार लिया। पिछले बहुत भारी टुकड़े उसके हाथ में पंख की तरह हल्के थे। यहां तक कि खुद सैम भी इस घटनाक्रम से चकित महसूस कर रहे थे। जब उसकी नज़र उसके नंगे ऊपरी शरीर पर पड़ी, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर एक धूसर काला पदार्थ लिपटा हुआ है। इनसे दुर्गंध आ रही है। लेकिन सैम काफ़ी प्रसन्न महसूस कर रहा था, क्योंकि साधना नियमावली के अनुसार भारी मात्रा में अशुद्धियां दीक्षा चरण के 9वें कुएं में प्रवेश की सफलता का संकेत है। सैम को लगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी इतना सहज और शुद्ध है। उसने अपना शरीर फैलाया और नहाने चला गया। कुछ देर बाद सैम धीरे से अपने बाथरूम से बाहर आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। एक ही दिन में उनके शरीर में बड़ा बदलाव आया। उनके शरीर में लगभग कोई वसा नहीं थी। उनकी मांसपेशियों का घनत्व तेजी से बढ़ा। अपने पिछले जीवन में भी उसने पहले कभी इतना मजबूत महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे वह अपने शरीर के हर हिस्से को नियंत्रित कर सकता है और यह उसे नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र है। अब बदला लेने का समय आ गया है, उसने सोचा और चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ सो गया। अगले दिन सुबह सैम बाजू रहित बनियान और सामान्य पैंट में घर से निकलने के लिए तैयार हो गया। उसकी अच्छी तरह से परिभाषित भुजाओं को पूरी तरह से देखा जा सकता है और उसकी छेनी वाली छाती ने बनियान को लगभग फाड़ दिया। सैम ने गेट बंद कर दिया और बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने 2 लोगों को अपनी ओर आते देखा। वे ओलिवर की कमी हैं। वे सीधे उसकी ओर आए और सामने वाले ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम अपने आप को अपने घर में कछुआ करोगे। अगर तुम आज वापस नहीं आते तो मैं बस अंदर घुस जाता और तुम्हारी गांड पर लात मारता। अब बस आत्मा के पत्थरों को खांसो ताकि तुम अपना जीवन खुलकर जी सको। तुम क्या कर सकते हो? कचरे का टुकड़ा जो दीक्षा के 3रे चरण में हमेशा के लिए अटका रहेगा, वह आत्मा के पत्थरों से क्या कर सकता है? सैम वहीं खड़ा उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई सुअर देखा हो। उसने भीतर ही भीतर सोचा, इन लोगों ने अपने आप में ऐसा क्या देखा है कि ये अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। अगर उन्हें पता होता कि मैं दीक्षा के 9वें चरण में हूं तो वे अपना चेहरा कहाँ रखेंगे? जैसा कि सैम ने इस बिंदु तक सोचा था, वह भीतर से हंसा और तिरस्कार के संकेत के साथ उसने लकी की ओर एक चमड़े की थैली फेंकी। तब वह उनकी ओर ध्यान दिए बिना ही मुड़ा और अपने रास्ते चला गया। पिछलग्गू ने सोचा कि सैम वास्तव में डर गया था और बस बाहर से थैली को महसूस किया। ये देखकर कि यह पत्थरों से भरा हुआ था, वह बिना पीछे देखे एक गर्वित मुस्कान के साथ चला गया। शायद उसे अभी पीछे मुड़कर देखना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी सैम ने जंगल की ओर ले जाने वाले को लिया था। इसके बाद सैम करीब आधे घंटे तक टहलता रहा। वह जंगल में पहुंचा और पिछले स्थान पर गया जहां वह धधकते पृथ्वी बैल द्वारा मारा गया था। पिछली बार जो हुआ उसके बाद भी ये जगह बदहाल है। तो सैम ने खोजना शुरू किया कि धधकता हुआ पृथ्वी बैल अब कहाँ था। काफी खोजबीन के बाद उसे कुछ मिला, लेकिन ये धधकता हुआ धरती का बैल नहीं है, रेशम की पतंगों का घोंसला है जिससे सैम आमतौर पर रेशम इकट्ठा करता है। जब उसने अगला देखा तो वह अवाक रह गया। भले ही सैम जानता था कि रेशम का कीड़ा ही रेशम का कीड़ा होता है। सैम रेशम इकट्ठा करता था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब उसने उन्हें सीधे देखा तो समझ गया कि ये क्या हैं।
इन रेशम के कीड़ों को हेवन स्पिरिट सिल्कवर्म कहा जाता है। वे युद्ध में बहुत उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन जब वे स्तर -3 जानवर तक पहुंचते हैं तो वे जो रेशम पैदा करते हैं वह बहुत उच्च स्तर का होता है, जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। फिर भी यह उनका मुख्य लाभ नहीं है। मुख्य लाभ यह है कि वे जिस भी प्रकार की तात्विक ऊर्जा को अपने रेशम से अवशोषित करते हैं और उनकी प्रकृति उस प्रकृति में बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि इन रेशम के कीड़ों को अग्निसार से भरे स्थान पर पाला जाता है तो उनका रेशम अग्नि तत्व के उपयोगकर्ताओं के लिए बने अग्निदाना या बाणों के वस्त्र के अनुकूल होगा। जाने से पहले मैं निश्चित रूप से इन सभी कीड़ों को इकट्ठा करूंगा और उनका पालन पोषण करूंगा। बेशक सैम इन सभी चीजों को स्वाभाविक रूप से नहीं जानता है, उसने इन सभी चीजों को बीस्टोरी से सीखा है। जब सैम सोच रहा था कि कितना पैसा है वह इन कीड़ों से बनाने जा रहा था, अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। वो धधकता हुआ धरती का बैल जिसने पहले उसे मार डाला, वह उसे गुस्से से देख रहा है जैसे उसका अस्तित्व ही उसका अपमान है। सैम ने भी इसे ठंडेपन से देखा। मैं बस तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम खुद मेरे पास आ गए। जैसे वह समझ गया कि उसने क्या कहा है, क्रोधित सांड भारी बल के साथ उस पर आ गिरा और वह सीधे उस पर आ गिरा। सैम ने सहज रूप से अपने हाथों का इस्तेमाल किया और उसके सामने ब्लॉक हो गया। वह बैल के साथ साथ लगभग 1 मीटर तक अपने पैर फिसलाता है। बैल ने सैम को अविश्वास से देखा। सैम ने तिरस्कार से देखा और उसने धीरे से कहा, उन्होंने कहा कि आप प्रारंभिक चरण में एक स्तर -2 जानवर हैं। लेकिन आपको देखें, आप एक लड़के को दीक्षा चरण के कल्टीवेटर को मार भी नहीं सकते। आप अपनी जाति के लिए शर्म की बात हैं। उसके बाद उसके शरीर से एक तीव्र मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा निकली जैसे ही उसने अपने चेहरे पर एक उत्तेजक मुस्कुराहट के साथ देखा और अपने हाथ से आने का इशारा किया। सांड को सचमुच गुस्सा आ गया और वह एक भयंकर गर्जना के साथ सीधे उसकी ओर लपका। लेकिन सैम वहां पूरी तरह से बेफिक्र होकर खड़ा रहा और उसने एक हाथ से उसे रोक लिया। बूम की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी जैसे जमीन से धूल उड़ रही हो। इस समय वहां से गुजरने वाले लोगों का एक समूह था जो तेज आवाज से सतर्क हो गए थे और तुरंत दौड़ पड़े, और जब उन्होंने धूल के बादल को देखा तो वे रुक गए और इसके माध्यम से झांकने की कोशिश की। एक पल के बाद जब धूल आखिरकार जम गई तो वे दृश्य और गूंगा हो गए। एक आदमी बिना बांह की फटी बनियान में ठंडी मुस्कान के साथ खड़ा है, जबकि उसके हाथ ने एक विशाल बैल को रोक रखा है। बैल के सामने वह आदमी एक वयस्क के सामने खड़ा 8 साल का बच्चा लग रहा था। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। इससे पहले कि वे अपने होश में आते, बैल तुरंत पीछे हट गया और सैम को थोड़ा डरा हुआ देखा। सैम ने तब अपनी आभा को छोड़ा और एक बड़ी दुष्ट मुस्कुराहट के साथ बैल को देखा। उस शैतानी रूप से सुंदर चेहरे और उस दुष्ट मुस्कुराहट ने उसे इतना आकर्षक बना दिया कि नए आकर्षक दर्शक अपने शुरुआती झटकों को लगभग भूल गए। जैसे ही वे दृश्य में खो गए, सैम अचानक हिल गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बैल की ओर लपका, और जैसे ही वह बैल के पास पहुंचा, उसने मुट्ठी बनाई और पूरी ताकत से मुक्का मारा। बैल इस कदर हक्का-बक्का था कि हिल भी नहीं पा रहा था और मुक्के की पूरी ताकत झोंक दी। तारानकन बम दरार, तेज आवाज के साथ बैल अपने पैरों से लड़खड़ाया और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। थूट सैम बैल की ओर बढ़ा और उसकी मृत्यु की पुष्टि की। इस बीच जो लोग आए वे बात कर रहे हैं, वरिष्ठ भाई, क्या मैंने ये सही देखा या मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ? समूह में एक मोटे आदमी ने सामने एक सुंदर युवक से कहा जो उनकी टीम का नेता है। आपने इसे गलत नहीं देखा है, नेताजी ने उत्तर दिया। धिक्कार है, यह आदमी कहाँ से आया है? नेता के समान दिखने वाले एक युवक ने कहा। लेवल -2 बीस्ट को बाहर निकालना जब वह 9वें स्तर की दीक्षा में होता है तो क्रूर बल के साथ यह वास्तव में कुछ होता है। नेता ने उसकी आंखों में एक दिलचस्प नज़र के साथ कहा। हेली, आपको क्या लगता है? नेता ने फाइनल और पूछा। समूह की एकमात्र महिला सदस्य, लगभग 17 साल की लग रही लड़की के चारों ओर एक उदासीन और ठंडी आभा है। उसका सुंदर चेहरा और जेड जैसी चिकनी त्वचा और गहरी नीली आंखें उसे एक ठंडी राजकुमारी की तरह बनाती थीं। अभी भी सैम को देख रहा था। उसने उदासीनता से उसके शब्दों का अनुमोदन करते हुए सिर हिलाया। टीम लीडर को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। इस समय सैम पहले से ही बैल की लाश को ले जाने के लिए तैयार हो रहा था। बस जब वह लाश को उठाने वाला था तो किसी ने उसे बुलाया।